वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास का विश्लेषण। और झूठा सच का यह भाग 2 है, मतलब इसमें देश का भविष्य। लेखक यशपाल। इसमें देखते रहे हम प्रमुख पंक्तियाँ। इससे पहले हम कथा वस्तु एक बार फिर से बता दें। और प्रमुख पात्रों में तो ज़्यादा लोग नहीं है। प्रमुख पात्रों में तारा, जयदेवपुरी और कनक। तारा मध्यवर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की। तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है, वहीं प्रमुख नायिका है। जवदेपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि, मात्र विभाजन के कारण परिवार से अलगा। आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पत्र का संपादक होते हुए विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की। जयदेव से प्रेम, विवाह, फिर संबंध विच्छेद यानी कि तलाक। झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रगति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके 2 खंड हैं, वतन और देश, जो हम देख चुके हैं, और यह देश का भविष्य अभी देखेंगे। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय के दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने लगे हैं। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जनसमाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांवपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविका और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख पात्र। देश का भविष्य। ओफ, खलकत पर क्या गुजर रही है। बच्चे रात रात भर बरसात में भीग कर निमोनिया से मर रहे हैं। लोग फसलों की आड़ में खंडहरों में ही दिन गुजार रहे हैं। लोग कब्रों की ईंट उखाड़ कर दीवार बना रहे हैं और दीवार पर घास फूस की टट्टियों के नीचे पनाह पा रहे हैं। पंडित गिरधारी लाल सपरिवार दिल्ली में सैयद से स्थानांतरित मकान में दरी पर लेटे हुए। पुरानी दिल्ली में बस्ती के बाहर या बस्ती के भीतर जहाँ कहीं भी खुला स्थान था, सब जगह शरणार्थियों के लिए कैंप बना दिए गए हैं। परंतु नई दिल्ली का भव्य सड़कों, कनॉट प्लेस और शासन के केंद्रों के आसपास इस संकट का कोई प्रभाव नहीं देता था, लेखक का कहना है। गांधी जी कलकत्ता से पश्चिम पाकिस्तान में शांति स्थापना का प्रयत्न करने के लिए आए थे, परंतु दिल्ली की अवस्था देखकर उनका सिर लज्जा और दुख से झुक गया। भारत में शांति स्थापित किए बिना वे पाकिस्तान को क्या कह सकते थे। गांधी जी ने प्रण कर लिया, दिल्ली में पूर्ण शांति किए बिना वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए चाहे प्राण देने पड़े। गांधी जी सहृदयता, सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के भिन्न भिन्न
भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउड स्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी। लेखक, प्रार्थना के स्थान पर एक और बुर्कापोश मुसलमान स्त्रियां और कुछ मुसलमान मर्द भी थे। उन्हें सुरक्षा के नाम पर स्वयं सेवक घेरे हुए थे। श्रोताओं के लिए दरियां बिछी हुई थी, परंतु अधिकांश लोग दरियों पर न बैठकर आसपास घूम रहे थे और क्रोध प्रकट कर रहे थे। प्रार्थना क्या ढोंग है, गांधी मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेखक का कहना है। मतलब लेखक यह बात कहे हैं, गांधी जी के शरीर पर केवल कमर से घुटने के ऊपर ही छोटी सी धोती थी, गर्दन झुकी हुई, चेहरा बहुत उदास। उपस्थित लोगों में केवल वे ही बिना कपड़े के थे, सबसे भिन्न। उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी। दुबला, गठीला, गहरा सांवला शरीर, सुडौल स्वरूप सुवर्ण न होकर भी भव्य जान पड़ रहा था। लेखक की यह बात है। बुर्कापोश स्त्रियां गांधी जी के घुटनों से लिपट बिलख करके रो पड़ी। गांधी जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने स्त्रियों के बुर्कों से ढके सिरों पर करुणा का हाथ रखकर अल्लाह ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्रण से उनकी रक्षा करने का आश्वासन दिया। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उसके निर्णय पर ही आश्रित होता है। तारा स्वागत के समय कहती है, तारा कहती है, यह तारा का वचन है। अगला है, यह कायम का कानून है, नियम है। सब जगह कोई ना कोई कानून होता है। हम जिंदगी भर के लिए ठेका नहीं ले सकते। वे आगे बढ़ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री। ब्रिटेन ने बंटवारे के समय संयुक्त देशों को जो अटेस्ट दिया था उसमें से 55 करोड़ पाकिस्तान का हिस्सा था, पर जनवरी 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अधिकार के लिए हमला कर दिया था, जो भारतीय संघ का हिस्सा था। इसी कारण युद्ध वापस न लेने तक भारत सरकार ने यह रुपये देने से मना कर दिया, पर गांधी जी इस बात के खिलाफ थे। उनका सुझाव था कि भारत सरकार अपना सद्भाव प्रकट करने के लिए पाकिस्तान को बिना किसी शर्त के उसका भाग 55 करोड़ रुपए दे दे। 13 जनवरी 1948 सांप्रदायिक विद्वेष खत्म होने तक गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा। 13 जनवरी 1948 सांप्रदायिक विद्वेष खत्म न होने तक गांधी जी के आमरण अनशन की घोषणा। उस समय पत्रों में और राजनीतिक चर्चा में पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया दिया जाना अथवा न दिया जाने का प्रश्न ही प्रमुख था। गांधी की सद्भावना की अपीलें कर रहे थे। वे निरंतर मांग कर रहे थे कि सरकार दिल्ली में मुसलमानों की रक्षा का पूरा प्रबंध करे। दिल्ली से जो मुसलमान भय के कारण भाग गए हैं वे लौटकर निर्भय होकर दिल्ली में रह सकें। हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमानों के जिन मकानों और मस्जिदों पर कब्जा कर लिया है वे मुसलमानों को लौटा दिया जाए। गांधी जी के अनशन के इन उद्देश्यों के कारण अधिकांश हिंदुओं ने विशेषकर पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हिंदू ने इस अनशन को मुसलमानों के प्रति अनुचित और पक्षपात समझा। विशेषकर जो पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान से निकाल दिए गए हिंदू थे। अधिकांश हिंदू गांधी जी के व्यवहार से क्रोध में उबल पड़े। तारा को भी लग रहा था गांधी जी ने मुसलमानों की सहायता के लिए अपने उपवास से हिंदुओं पर आक्रमण कर दिया है। हिंदू पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर ले। लोगों को नेहरू मौलाना आज़ाद पर भरोसा नहीं है, परंतु सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार बलदेव सिंह यह नहीं होने देंगे। गांधी जी यह क्या कर रहे हैं, क्या होगा? अग्रवाल साहब की कोठी में चल रही बहस गांधी जी के अनशन पर। बड़ी कठिन स्थिति है। गांधी का अनशन कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध है। जनता तो कैबिनेट के साथ है। गांधी जी का अनशन निश्चय ही भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के पक्ष में है। गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन करने के लिए करना चाहिए था। उसकी घटना तो हो चुकी, यह तो केवल इस घटना का एक छाया है। तारा पहनने की कला इसी में है कि परिधान में यत्न प्रकट न हो। रावत, मैं तो अपनी सरकार और देश के प्रति कर्तव्य भावना से इस अनशन के परिणाम को बहुत हानिकारक समझता हूँ। रावत का चेहरा और स्वर बहुत गंभीर हो गया। लेकिन यह हमारे बस की बात नहीं। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत बुरा होता, लेकिन इस प्रकार सरकार का निर्णय बदल जाना राष्ट्रीय हानि है। यह राष्ट्र को एक व्यक्ति की तुलना में नीचे गिरा देना है। इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। रावत का कहना है ये सब।
अगला है कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। तारा के दफ्तर के एक सामान्य कर्मचारी का कम्युनिज्म के बारे में ख्याल। सैनिक का कौशल शस्त्र प्रयोग है, परंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता। सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। अच्छे लेखकों का उचित प्रयोग कर सकना संपादक का काम होता है। पूरी के मन से कशिश जी के प्रति क्रोध मिट गया। जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होता है तब उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती है। उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाढ़े से ऊपर उठ जाती है। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर। लेखक। दिल्ली में आप ऐसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे थे। उन्होंने अपने लिए पुरुषार्थी नाम रख लिया था। हमारे यहाँ कहावत है, चढ़ती जवानी में मर्द लड़की से शादी की बात करता है तो लड़की भवें उठाकर पूछती है तू क्या है। लड़की जवान हो जाती है तो बात करने वाले से पूछती है तुम कौन हो। उम्र ढलने लगे तो खुद ही चीखती फिरती है, कहाँ है कोई, कहाँ है कोई। मर्सी तारा को। नरोत्तम का प्रस्ताव अस्वीकार कर देने पर। त्याग वाक की फिजूल बातें रहने दो। मर्सी झुंझला उठी। विवाह ना हो तो भी सेक्स सब चाहते हैं, यह तो शरीर का स्वभाव है। मर्सी दीदी। इस बार माथुर ने आंखें मिलाकर कहा, अगर सेक्स का संबंध प्रेम से है तो उसे इतनी निम्न और उच्च श्रृंखल वस्तु नहीं बन जाने देना चाहिए। मर्सी और झुंझला उठी। मर्द औरत में प्रेम क्या होता है? लव इज द ग्लोरीफाइड नेम फॉर सेक्स। माथुर निरंजन चड्ढा का पुराना दोस्त। आचार्य कृपलानी ने ठीक ही कहा है। रिवॉल्यूशन का क्या हुआ, कहाँ हुआ? 2 साल में ही गांधी जी की जय खोखली पड़ गई। सब शासन पुराने ICS लोग चला रहे हैं। उन लोगों ने सेवा करना नहीं शासन करना सीखा है। उन्हें डेमोक्रेसी नहीं ब्यूरोक्रेसी की आदत है। माथुर। अब भी बिना मुकदमा चलाए कैद बल्कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से पुलिस के हाथों पूर्वापेक्षा लंबे हो गए हैं। कोर्ट लोगों को बरी कर देती है, पुलिस उन्हें दूसरी दफा लगाकर पकड़ लेती है। हमें तो शर्म आती है। अंग्रेज सरकार ने अदालत में दिए भगत सिंह के बयान को नहीं जब्त किया था, पर इस सरकार ने गोडसे का अदालती बयान जब्त कर लिया। क्या इनके पास गोडसे के लिए जवाब नहीं है? मुंह बंद कर देना डेमोक्रेसी है। माथुर। अहिंसा और जनवाद में विश्वास रखने वाली कांग्रेसी सरकार ने अंग्रेजी शासन के समय जेल के नियमों में बहुत से परिवर्तन कर दिए। पहले कैदियों को गेहूं जौ चना मिली रोटी और दाल लोहे की तसला कटोरी में मिलती थी। अब नीरे गेहूं की रोटी और तसला कटोरी पीतल के थे। जांघिया की जगह ऊंचा पैजामा था। जेल में पुलिस का दखल पहले से बहुत अधिक था। कानूनी अधिकारों की सुनवाई पहले से कम थी। लेखक। दीदी मुझे अहंकार है, तुम मुझे इनमें से एक भी ऐसा बता दो जो साथी या पार्टनर की तरह जीवन में साथ देना चाहती हो। वे केवल जिंदगी के लिए सपोर्ट चाहती है, भत्ता। वे किसी का व्यक्तित्व नहीं देखना चाहती, केवल आमदनी देखती हैं। एडवांटेज और प्रेम एक बात नहीं है। इनमें से एक को ही बता दो जो जीवन के संघर्ष का सामना करना चाहती हो। अपने ऊपर फिदा लड़कियों के बारे में नरोत्तम का तारा को तर्क। पूरी बंटवारे से पहले का लंपन प्रोलेटेरियर गरीब साधन निम्न वर्गीय नहीं रहा है। अब वह पेटी बुर्जुआ कुछ पूंजी वाले उच्च मध्यम वर्गीय आय का भांति सोचता है। अब उसे सब और अवसर की कमी और विषमता नहीं दिखाई देती। उसे अब परिवर्तन और न्याय की नई धारणाओं की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। उसकी जड़ें जम रही हैं। अब वह उलट पुलट के विचारों से घबराता है। तुम मतभेदों को बढ़ाकर उसे चिढ़ा देती हो। अपना पारिवारिक जीवन क्यों खराब कर रही हो? गिल के कनक से। डिक्टेटरशिप क्या है? क्या अब कांग्रेस की डिक्टेटरशिप नहीं है? सब सरकारें डिक्टेटर ही होती हैं। किसी भी सरकार की शक्ति और अधिकार पर केवल उस सरकार की अपनी इच्छा और निर्णय की सीमा होती है। हड़तालों को RSS को गैरकानूनी करार देना, सब कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लेना, लोगों को संदेह मात्र पर गिरफ्तार कर लेना, प्रिवेंटिव डिटेंशन बिना मुकदमा चलाए कैद का कानून क्या है? कम्युनिस्टों को सरकारी नौकरी न देने का हुक्म क्या है? तुम्हारी सी फैक्ट्री में से 5000 मजदूर कम्युनिस्ट होने के संदेह में निकाल दिए गए, वह क्या था?
डिक्टेटरशिप और क्या होती है? प्रश्न है कि सरकार का दृष्टिकोण किस श्रेणी का है? डिक्टेटरशिप चोरों की है या फिर मेहनत करने वालों की? चड्ढा। पहले आम चुनाव के समय चल रही बहस में, पहला आम चुनाव 1951। यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा है जो लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते उन्हें किस पाप से डर हो सकता है? ईश्वर विश्वास कांग्रेस और राष्ट्रीयता का लक्षण कब से हो गया? तुम्हारे आदमी भरी सभा में कहते हैं कम्युनिस्टों की सरकार हो गई तो स्त्रियों को सामाजिक संपत्ति बना दिया जाएगा। सदा अपने को दबाते को चलते काम तृप्ति या फिर स्त्री पुरुष संसर्ग के संबंध में? सदा अपने को दबाते कुचलते रहना यातना नहीं है जो विवाहितों के लिए स्वाभाविक है। रोकने का यत्न करते हैं, रुके रहने के यत्न में कुछ हो जाता है। तारा ने अपना विचार रखा, प्यार में श्यामा क्या व्यवहार का श्याम नहीं रह सकता? श्यामा फुंकार से छोड़कर बोली, तरसना ही क्या प्यार है? प्यार क्या संतोष नहीं चाहता? तो यह अवाण तो यह झूठा सच। लेखक यशपाल। वतन और देश, और फिर दूसरे भाग में देश का भविष्य की प्रमुख पंक्तियाँ हमने देखी। कथा वस्तु भी देखा था, प्रमुख पात्र में भी हमने देखा कि कौन कौन है प्रमुख पात्र में, कौन कौन है। तारा, पूरी, कनक, ये सब प्रमुख पात्रों में हमने देखा। गौड़ पात्र में भी 10-12 है। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो में जय हिंद जय भारत।